मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री गणेश प्यारे विद्यार्थियों, मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारी पढ़ाई चल रही है। आज हम देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है विश्व इतिहास का, जिसके अंतर्गत आता है इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली के एकीकरण के बारे में आज की यह क्लास पूरी रहेगी। किस तरह से इटली का एकीकरण होता है, कौन कौन सी बाधा इसके समक्ष आती है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड करते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, डाउट सेशन, शॉर्ट नोट्स, 5000 MCQs, ई बुक्स, PYQ, करंट हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको मात्र 1499 में मिल जाएगी, वो भी इतिहास विषय के लिए। तो जल्दी करिए, अपने आप को इनरोल कीजिए क्योंकि ऑफर बहुत ही लिमिटेड पीरियड का है, तो आप अपने आप को जल्दी इनरोल कीजिए। चलिए तो आज की मेन क्लास पर आते हैं। आज की क्लास है हमारी कि इटली का एकीकरण कैसे होता है। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली के एकीकरण की बात करेंगे हम 1870 में कंप्लीट होता है। ये 1870-71 में इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो प्रमुख कथन है वो देखेंगे, किसने क्या कहा है, पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे कि कितने भागों में विभाजित है इटली। अब जब भागों में विभाजित होगा तभी तो हम उसको एक करेंगे। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित है वो देखेंगे। तीसरा, एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं सामने आती हैं। ठीक है, बाधाएं देखेंगे। चौथा, किसके नेतृत्व में होता है, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, जिसमें हम पहले देखेंगे मैजिनी को। ठीक है, फिर आएंगे काउंट काबूर, जिसे केवूर भी कहते हैं, और तीसरे आएंगे गेरी बाल्डी। इन तीनों के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कैसे होता है वो देखेंगे। चौथा, एक और भूल रही हूं मैं, वो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इन चारों के नेतृत्व में इटली के एकीकरण को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आते हैं वो देखेंगे और इस तरह से हम इटली का एकीकरण करने का प्रयास करेंगे कुल मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, कथन देखेंगे कि इटली के एकीकरण के संबंध में किन किन लोगों ने क्या क्या कथन कहे। ठीक है, तो सबसे पहला कथन बहुत ही फेमस कथन है जो किसने कहा है, जो कि कहा गया है लिप्सन के द्वारा। क्या कहते हैं लिप्सन महोदय? लिप्सन महोदय का कहना है कि इटली का एकीकरण क्या है, यह इतिहास के मजाकों में से एक है। इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक इटली और जर्मनी का निर्माता कौन है? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लिप्सन का। ठीक है, ये प्रसिद्ध कथन है लिप्सन का। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये एक इतिहास के बड़े मजाकों में से एक है कि इटली का जो निर्माता है, जर्मनी का निर्माता है, वह कौन है? नेपोलियन है। क्लियर? अगला जो फेमस कथन है वह है कि मेरियट कहते हैं, क्या कहते हैं कि नेपोलियन पहला व्यक्ति था। कौन सा पहला व्यक्ति था? जिसने इटली को एकता प्रदान करी। नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान करी। क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर? इसके पीछे रीजन ये है कि नेपोलियन ने जब इटली पर अधिकार करा
उसकी छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करा और वहां पर राजतंत्रात्मक शासन स्थापित करा, और उसमें एक सूत्र में बांधने की प्रोसेस जो है वो नेपोलियन ने प्रारंभ करी। इसीलिए मैरियट क्या कहते हैं कि नेपोलियन ही पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इटली को क्या करा, एकता प्रदान करी। ये बहुत दो फेमस कथन है। अब ये देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि इटली पर इसने शासन करा, अधिकार करा, उसके बाद में उसने वहां पर एक राज्य स्थापित करने की जो किंगडम ऑफ इटालियन के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से इटली के राष्ट्रीयता का जनक नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हुई कब थी, तो वो देखते हैं कि सन 1797 में क्या होता है कि सिसल अल्पाइन गणतंत्र को जीतकर नेपोलियन क्या करता है, वहां पर किंगडम ऑफ इटालियन की स्थापना करता है, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इटली में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नेपोलियन को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हमने, ये प्रमुख कथन है और उससे रिलेट करने के लिए कि भाई इसे क्यों कहा जाता है इटली की एकता प्रदान करने के लिए, ये हमने यहाँ पर समझा। अब देखेंगे जो दूसरे हमारा टॉपिक है क्या है कि इसे कितने भागों में विभाजित किया गया था, किसे, इटली को। तो अब देखेंगे कि इटली को कितने भागों में विभाजित किया गया था, कब किया गया था। ये जो नेपोलियन है इसने जब इटली को विजित करा तो छिन्न भिन्न कर दिया था, है ना। तो उन राज्यों को फिर जब 1815 में, ध्यान रखिएगा, वियना कांग्रेस का गठन होता है, और उसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो सारे खिचड़ी नेपोलियन के द्वारा फैलाई गई उसे फिर से ठीक करना, जैसी पहले की अवस्था में थे उससे वैसा प्रदान करना। ठीक है, तो 1815 में वियना कांग्रेस ने इटली को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इन 8 भागों को याद रखें। ठीक है, इन 8 भागों को हम क्या करें, याद रखें। पूछा जाएगा, प्रश्न कैसा बनेगा वो भी देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि आखिर बनता कैसा है। तो अगर पूछा जाए कि सार्डिनिया पिडमांट किसका भाग था, तो इटली का भाग था। लोम्बार्डी वेनेशिया पर किसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला है जो मैंने अभी बताया, सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट को हम याद रखेंगे क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य था, और यहाँ पर जो शासन कर रहा था वह था सेवाई वंश का। ठीक है, सेवाई वंश का शासन था, और इसी के नेतृत्व में इटली को क्या एकीकरण हुआ, ध्यान रखिएगा, इसी राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। दूसरा आता है हमारा, हाँ, इसकी राजधानी भी ध्यान रखिएगा, राजधानी है तुरीन या ट्यूरिन। नेतृत्व करता यही है सार्डिनिया पिडमांट। इसी का प्रधानमंत्री बनता है केवुर, और उसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाता है। ठीक है, और इसी सार्डिनिया पिडमांट के 2 बहुत ही फेमस राज्य है, जिसका जो बहुत ही फेमस राज्य है जिसके नाम है नीस प्लस जिनोआ। अब ये नीस और जिनोआ जो है ये इसलिए जरूरी याद रखने के लिए क्योंकि यहीं से निकल कर आते हैं कांटागावूर, मेजिनी और गेरिबाल्डी, इसलिए ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने नेतृत्व करा, इसीलिए सार्डिनिया पिडमांट को नेतृत्व करता राज्य कहा गया है, स्वतंत्रता का राज्य कहा गया, एक स्वतंत्र राज्य कहा गया है जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला आता है लोम्बार्डी, दूसरा लोम्बार्डी। तीसरा आता है वेनेसिया। दोनों को साथ में रखने के पीछे उद्देश्य यह है कि इसे साथ में याद रखना है क्योंकि इस पर किसका नियंत्रण था, ऑस्ट्रिया का। वो भी कैसा नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा परमा। पांचवा आता है हमारा मेडोना। छठा आता है हमारा टस्कनी, जिसे हम कैसे याद रखेंगे, PMT। ठीक है, और PMT के साथ में जो परमा है, यहां पर नेपोलियन की विधवा का शासन था, जो कि क्या थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, है ना। नाम है उसका मेरिसा
मेरिस लुइसा, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन राजकुमारी थी। अगला आता है मेडाना। मेडाना पर किसका शासन था? तो फ्रांसिस चतुर्थ का शासन था। फ्रांसिस चतुर्थ का शासन था, जो कि ऑस्ट्रेलियन राजकुमार था। अगला आता है हमारा टस्कनी। टस्कनी का जो शासक था ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही नियंत्रण में था। ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये भी ऑस्ट्रिया का राजकुमार था जिसका नाम है फर्डिनेंड तृतीय। ये भी ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। उसके बाद में आते हैं 7वां नेपल्स और 8वां आता है हमारा सिसिली। साथ में रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? दोनों को साथ में याद रखना है, क्योंकि इन पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। वो भी क्या, कैसा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से 8 भागों में इटली को विभाजित किया गया था। किसके तहत किया गया था? तो ये याद रखना पड़ेगा हमें, किसके तहत किया गया था? वियना कांग्रेस के अंतर्गत। ठीक है, वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1815 में। क्यों किया गया था? जो नेपोलियन के द्वारा विजित जो राज्य थे उन्हें पुनः उसी जिस कंडीशन में 1791 से पहले थे उस कंडीशन में लाना। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? ये यहाँ पर भागों में बांट दिया हमने। अब क्या चीजें आती है कि अगला कि भाई एक तो कर देंगे हम, चलो, पर क्या करेंगे? चुटकी बजाएंगे और एक हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कुछ बाधाएं हमारे सामने आएगी, कुछ समस्याएं पैदा होगी, उसका निराकरण हमें करना पड़ेगा। तो तीसरा टॉपिक है जो हमारा, वो अगला आता है हमारा बाधाएं। किसके एकीकरण की? इटली के एकीकरण की। कौन कौन सी बाधाएं सामने आती है हमारे? तो ये जो बाधाएं हैं ये यहीं से निकल कर आती हैं। सबसे पहली बाधा क्या आएगी? आप देखिए यहाँ पर इटली पर ऑस्ट्रिया का यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार ने प्रत्यक्षतः ज्यादातर जो राज्य थे उस पर डायरेक्ट किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। तो सबसे पहला जो बाधा आएगी हमारे लिए क्या आएगी? विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव, वो भी किसका विदेशी प्रभाव? विशेषकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। ठीक है, ये दो ही देखे देश हमने जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण इटली पर था। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य बाधक देश की बात करें तो वो कौन सा था? मुख्य बाधक देश था ऑस्ट्रिया, ध्यान रहे। दूसरी जो बाधा हमारे सामने आती है, पोप का राज्य। उस समय पोप कौन था? ये नाम सीधा पूछा जाता है, पायस नवम। ठीक है, तीसरी जो बाधा आती है हमारी क्षेत्रीयता की भावना। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रही हूं, क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष की भावना। लेकिन अगर आपको किसी राज्य को स्वतंत्र करना है तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र विशेष की भावना से कोई मतलब नहीं। यानी मैंने कह दिया भाई कि इंदौर मुझे अच्छा लगता है, कोई कह रहा है भोपाल अच्छा लगता है, मैं भोपाल के लिए लड़ूंगा, मैं भोपाल की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, कोई कह रहा है जबलपुर के लिए लड़ूंगा। तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र की, और उस क्षेत्र की नहीं, फिर संभाग खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद में एरियाज खड़े हो जाएंगे, फिर गांव से खड़े हो जाएंगे, फिर गांव के बाद में परिवार से परिवार खड़ा हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर उस दायरे से लोग क्या बाहर नहीं निकल रहे हैं। और अगर किसी राज्य को स्वतंत्र करना हो या इसका एकीकरण करना हो तो आपको कैसे क्या चाहिएगा? सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीयता की भावना चाहिएगी। क्षेत्रीयता की भावना उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगी। किस तरह की भूमिका निभाएगी? उसके एकीकरण में बाधक बनेगी। अगली जो प्रमुख बाधा थी वह थी अलग अलग विचारधारा। कैसी अलग अलग विचारधाराएं? तो 3 तरह की प्रमुख विचारधाराएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली विचारधाराएं हैं, तो यहां लिखते हैं ताकि समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से हम समझेंगे। विश्व इतिहास चूंकि एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसे बहुत अच्छे से समझाऊं। ठीक है, क्योंकि एक यही टॉपिक होता है जिससे हम नंबर गेन कर सकेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे बनाता है टीईटी। लास्ट टाइम का पेपर उठाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो सबसे पहली जो विचारधारा होती है, इसीलिए कहना चाहूंगी मात्र 1499 में आपको ये ऑफर मिल रहा है। बहुत कम बजट होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, और बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, ये इसके भी मैं पीडीएफ बना दूंगी, डायरेक्ट अलग से नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो आप जैसा चाहे वैसा आप पढ़ सकते हो।
पहली विचारधारा जो हमारे सामने आती है वो होती है गणतंत्रीय। ध्यान रखिए, गणतंत्रीय विचारधारा। ठीक है, गणतंत्रीय विचारधारा का समर्थक कौन था? मेजिनी। सीधा पूछा जाता है, इटली के एकीकरण में गणतंत्रीय विचारधारा का समर्थक कौन था? मेजिनी था। ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि जो इटालियन क्षेत्र हैं उन्हें एक करके ये चाहता था कि तृतीय रोमन साम्राज्य की स्थापना करे। ठीक है, दूसरी विचारधारा जो है वह थी संघीय विचारधारा। क्या थी? संघीय विचारधारा। इसका समर्थक कौन था? इसका समर्थक या यूं कहे कि इस विचारधारा का प्रवर्तक था जियोवर्टी। सीधा प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, विचारधारा से जियोवर्टी कौन था? इसका प्रवर्तक था। क्या चाहता था ये? कि पोप के अधीन, ध्यान रखिए पोप कौन है? पायस नवम। पोप के अधीन क्या करना है इसको? संघीय राज्य की स्थापना। तीसरी जो विचारधारा आती है हमारे सामने वो आती है राजतंत्रीय विचारधारा। और राजतंत्रीय विचारधारा का जो प्रमुख समर्थक था वह कौन था? बता सकते हो आप? काउंट कावूर, केबूर भी लिखा आता है, ध्यान रखिएगा, दोनों लिख देती हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। काउंट केवूर ये क्या चाहता था? ये चाहता था कि भाई हम कुछ भी नहीं चाहते, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रिया है ये क्या करे, यहाँ से अपने इटली संबंधित नीति में सुधार करे और यहाँ से सिर्फ क्या करे, बाहर निकल जाए, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये किसका कहना है? ये काउंट काउर का कहना है। ठीक है, तो ये प्रमुख बाधाएं जो हमने देखी इटली के एकीकरण की। अब एक एक करके देखेंगे हम कि भाई अब हमने क्या देख लिया, इटली का एकीकरण देख लिया। अब हम नेतृत्व देखेंगे, लेकिन नेतृत्व देखने से पहले हम यहां पर देखेंगे गुप्त संस्थाएं। गुप्त संस्थाओं की स्थापना होगी, फिर क्या आएगा? नेतृत्व। ठीक है, तो गुप्त संस्थाएं हम देखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा। कौन कौन सी गुप्त संस्थाएं स्थापित की गई इटली के एकीकरण के लिए? तो सबसे पहली जो सभी को पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो है कार्बोनरी संस्था, है ना। लेकिन इसके बारे में आपको पता भी होगा कहां पर किसकी, लेकिन एक्चुअली गुप्त संस्थाओं या क्रांतिकारी संस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि क्रांतिकारी, ध्यान रखिएगा शब्दों का फेर है थोड़ा, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी संस्थाओं का जनक कौन है? इटली है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अगर यहां पर आगे जुड़ जाता है गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं का जनक, तो क्या आ जाएगा? बिस्मार्क। ये बस छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है जो आपको ध्यान रखना है। गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं का जनक कौन है? बिस्मार्क है। ठीक है, जनक की बात कर रही हूं। अब यहां पर हम देखेंगे कि गुप्त क्रांतिकारी जो संस्थाएं ने, समझौते करिएगा इसको, गुप्त क्रांतिकारी समझौते। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत कंफ्यूज करते हैं ना, इसीलिए मैं इसे बार बार बता रही हूं, समझौतों। तो क्रांतिकारी संस्थाओं का जनक इटली को माना जाता है और गुप्त क्रांतिकारी समझौतों का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। पढ़ेंगे हम, बिस्मार्क आएगा अभी, है ना। तो कुल मिलाकर ये दो कोटेशन बहुत फेमस है संस्थाओं के लिए। अब हम जब इटली में देखेंगे कि राष्ट्रीय जागृति और विदेशी प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी संस्थाएं थी? उसमें थी कार्बोनरी, उसके बाद में अडेल्फी, फेडरेटी, रागी और मोसेनेरिया। ठीक है, इसमें सबसे फेमस जो संस्था है वो है कार्बोनरी। स्थापना कब होती है? 1810 में। कहां पर होती है? सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना होती है नेपल्स में, जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
जो इटली में ही आता है, लेकिन कौन सा? दक्षिणी इटली, दक्षिणी इटली वाले क्षेत्र में आता है। अब इसका नाम कार्बोनरी क्यों पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बोनरी नाम पड़ने के पीछे रीजन है कि इसके जो बहुत सारे सदस्य थे वो कोयलों की खदानों में काम करते थे, कोयलों की खदानों में मजदूरी करते थे, इसी से कोयले से कार्बन और कार्बोनरी यह शब्द बना। ठीक है, इस संस्था का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव में जो राज्य हैं, इसमें ऑस्ट्रिया का प्रभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑस्ट्रिया का प्रभाव कम करना। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी संस्था खोली गई वह थी एडेल्फी। एडेल्फी कहां पर इसकी स्थापना होती है? लोम्बार्डी, जो कहां पर है? इटली के मिलान नगर में। ठीक है, इसके बाद में जो और हमने देखी है एडेल्फी, फेडरिटी, रागी और मोसेनेरिया, ये जो है इन तीनों संस्थाओं की स्थापना, इन तीन चारों की स्थापना होती है सार्डिनिया में। ठीक है, तो इस तरह से गुप्त संस्थाएं भी हमारी कंप्लीट होती है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा नेतृत्व। नेतृत्व में हम सबसे पहले देखेंगे मेजिनी। मेजिनी क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, मेजिनी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण देखेंगे कि कितनी मेहनत लगती है। वाकई हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस दुनिया में जाएंगे जहां पर मेजिनी मेहनत करता है। हम उसके बाद काउर से मिलेंगे कि भाई क्या क्या तरीके से आपने एकीकरण करा, क्या हो सकता था, क्या इन्होंने करा। तो सबसे पहले इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कथन है वह क्या है कि मेजिनी को इटली के एकीकरण की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर का आत्मा के बिना कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही इटली के एकीकरण में मेजिनी के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो अब देखते हैं भाई कब होता है इनका जन्म। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1805 में। कहां पर होता है? जिनोवा। अभी देखा था हमने, देखिए मैंने कहा भी था कि शीर्ष नेतृत्वकर्ता बनेगा ये आगे जाकर। ये देखिए नीस और जिनोवा। ठीक है, ये इसी के नेतृत्व में क्या हुआ था? इटली को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ये इसका पहला आ गया कैरेक्टर जेनोवा, जहां पर मेजिनी का जन्म होता है। मेजिनी 1805 में जन्म होता है और 1820 में कार्बोनरी संस्था का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। ठीक है, अब इतना तो हम बता ही देंगे कितने वर्ष की अवस्था में बना? 15 वर्ष की अवस्था में बना। 5 में जन्म हुआ, 20 में बना, तो 15 वर्ष का था। ठीक है, इसके बाद में ये 1830 की क्रांति में भाग भी लेता है, जेल में बंद हो जाता है और उसके बाद में 1831 में इसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है। देश से निर्वासित कर दिया जाता है। अब जब इसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है तो ये कहां चले जाता है? फ्रांस। निर्वासन काल में कहां रहता है ये? फ्रांस। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, यहीं पर 1831 में क्या करता है? मार्सेलिस, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ये, मार्सेलिस नामक नगर में यंग इटली की स्थापना करता है। जिसे क्या कहा जाता है? तरुण इटली। ठीक है, यहीं पर मेजिनी क्या करता है? एक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है जिसका नाम होता है इटालियन डी इटालिया। ये क्या होता है? समाचार पत्र। क्लियर? इसके अलावा ये 2 पुस्तकों की रचना भी करता है। कौन रचना, किसके बारे में बात हो रही है? मेजिनी की बात हो रही है। ठीक है, पुस्तक है, पहली पुस्तक का नाम है ड्यूटीज ऑफ मैन। ड्यूटीज ऑफ मैन। एक इससे साम्यता रखती पुस्तक का नाम भी मैं आपको बताऊंगी, उसका नाम है राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, यहां लिखती हूं राइट्स ऑफ
मैन, कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक है ये लिखी है थॉमस पेन ने। पेन उठाई और मैन ने लिख दिया, ठीक है। थॉमस पेन ने क्या करी, पेन उठाया और राइट मैन ने लिख दिया। याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलोगे। और अपनी ड्यूटीज ऑफ मैन लिखी है मैजिनी, अपनी ड्यूटी नहीं भाई इटली का एकीकरण करने के लिए, ठीक है। दूसरी पुस्तक का इसका जो नाम है वह है पुअर मैन्स लॉ। पुअर मैन्स लॉ, ये प्रमुख दो पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई। मैजिनी, ये 31 तक बात हो गई हमारी। उसके बाद में थोड़ा नीचे जाते हैं 1834 पर। इसने क्या करा था, स्विट्जरलैंड में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करी। यंग यूरोप स्विट्जरलैंड में करी, जो मूलतः किसका पुनर्गठन था, ये मूलतः यंग इटली का ही पुनर्गठन था। मैजिनी लोम्बार्डी में भी एक संघ की स्थापना करता है, जो किस नाम से जानी जाती है, गुल्फ जनजातियों के लिए का संघ होता है, इसीलिए कहा जाता है गुल्फ जनजाति संघ। अब जो ये संस्था की स्थापना कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा, भाग बन जाएगा। तो इसने क्राइटेरिया रखा था उम्र का। क्या क्राइटेरिया था कि 18 से 40 वर्ष के लोग ही आ सकते हैं, तभी तो यंग इटली नाम रखा है ना। क्यों, क्योंकि इसका बहुत ही फेमस कथन है मैजिनी का। क्या कहता है, पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान रखिएगा, ओरली सुन लीजिएगा, याद रहेगा आपको कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व किसके हाथों में सौंप दो, युवाओं के हाथों में। क्यों, क्योंकि युवाओं के हृदय में ही क्या होती है, असीम शक्ति और ऊर्जा होती है, ठीक है। एक ही इसका एक और फेमस कथन है कि स्वतंत्रता का वृक्ष शहीदों के खून से ही सींचा जाता है, तो आपको शहीद होने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब ये जो बात कर रहे हैं हम यंग इटली की, है ना, आगे बढ़ते हैं, यहां से अच्छे से देखते हैं। यंग इटली की पहले हमने बात करी थी, क्या बात करी थी यंग इटली की, कि जो सदस्य रहते हैं वो 18 से 40 वर्ष के होते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। उसके बाद में इसका नारा क्या था, अब इसका यंग इटली का नारा देखते हैं। नारा है ईश्वर, जनता व इटली, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखो, जनता यानी सब भाइयों को साथ लो और इटली को मुक्त कराओ। ये प्रसिद्ध इसका नारा है, याद रखना है आपको। क्या नारा है, ईश्वर, जनता और इटली, ठीक है। इटली शब्द का एक राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मैजिनी ने ही किया था, एक राष्ट्र के रूप में। और अगर पूछा जाए कि भाई इटली का अर्थ क्या होता है, तो तुम जीवित हो और जीवित अवस्था में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैजिनी ने क्या करा, एक गठबंधन करा गेरिबाल्डी के साथ मिलकर। गेरिबाल्डी और मैजिनी ने फरवरी 1849 में, ध्यान रखिएगा 31 तक आ गए थे हम, ये पीछे 34 तक आ गए थे, अब ये 49 की घटना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है हमें। 1849 में क्या करता है ये, गेरिबाल्डी के साथ मिलकर, कौन, मैजिनी प्लस गेरिबाल्डी, दोनों मिलकर पोप पायस 9 को क्या करते हैं, हरा देते हैं, है ना, इसे पराजित कर देते हैं और गणतंत्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे हरा देते हैं और फिर क्या करते हैं, गणतंत्र की स्थापना। उसके बाद में कुछ समय बाद ही क्या होता है कि फ्रांस की सेनाएं आती है और मैजिनी और इन दोनों को, है ना, फ्रांस की सेना इन दोनों को क्या कर देती है, पराजित कर देती है, पराजित कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि फिर से वहां पर पोप पायस 9 को उस पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र पे अधिकार दिया जाता है। अब इस घटना के बाद जो मैजिनी होता है ये चला जाता है इंग्लैंड, गेरिबाल्डी भी चला जाता है, जब इनकी बात आएगी तब हम इन पर फोकस करेंगे। अब ये यहाँ पर चले गए इंग्लैंड, और यहीं पर इंग्लैंड में ही 1872 में क्या होती है, मैजिनी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैजिनी ने क्या करा था, पोप पायस 9 को
हराया था। इनका मुख्य कार्य था गेरिबाल्डी के साथ मिलकर। तो ये हमने देखा। अब अगला जो कैरेक्टर आता है हमारा, वो आता है केवूर या काउंट कावूर, जिसके नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इटली को स्वतंत्र कराया जाता है और बहुत हद तक सारी चीजें कर दी जाती है ना। तो कैसे करते हैं, चलिए मिलते हैं भाई, इन्होंने कैसे दिमाग लगाया, क्या क्या सारी चीजें करी, चलिए समझते हैं। केवूर, इसे सबसे पहले किसने क्या कहा अक्सर पूछा जाता है। तो पहले हमने देखा था कि काउंट कावूर या केवूर किस विचारधारा का समर्थक था, तो यह था राजतंत्री विचारधारा का समर्थक। और ये अक्सर कहा करता था कि काश मैं अंग्रेज होता तो क्या होता, कुछ बन जाता। ठीक है, ये इसके द्वारा कहा गया प्रमुख वाक्य है। अब जब कावूर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं जन्म। जन्म कहाँ होता है इनका, ये 1810 में। ये तिथि जब भी मेरे सामने आती है तो मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 1810 में नेपाल से दक्षिण इटली में किस संस्था की स्थापना हुई थी, कार्बोनरी संस्था की। बस क्लियर है, इतना देखते से ही मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तभी हमारी जो तैयारी है बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, सार्डिनिया में इनका जन्म होता है। इसकी राजधानी क्या है, ट्यूरिन। मैंने कहा था इसे याद रखना है, यहीं पर सार्डिनिया के ट्यूरिन में केवूर का जन्म होता है। सार्डिनिया का जो शासक होता है वो होता है विक्टर। ये पूछा जा रहा है सीधा, इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, इसी के नेतृत्व में काउंट कावूर क्या करना चाहता था, एकीकरण। किसका, इटली का। अगर प्रश्न हमारे सामने बने कि भाई काउंट कावूर किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था, तो क्या आंसर आएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। केवूर क्या करता है, ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि केवूर 1847 में इलरी सार्जोमेंटो, नाम क्या है, नाम है इल री सार जो मेंटो। ये क्या है, ये है समाचार पत्र। पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा कि इसको थोड़ा ध्यान से। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करता है, केवूर। इटली के एकीकरण के लिए करता है। ठीक है, और 1848 में केवूर सार्डिनिया पिडमांट के प्रथम संसद का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। 1850 में बन जाता है ये उद्योग मंत्री, 50 है ये। ठीक है, प्लस वित्त मंत्री। उसके बाद में 1852 में बन जाता है ये विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इसे क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके क्योंकि वहां का शासक ही वो था, तो प्रधानमंत्री तो वही बनाएगा। अब जब ये प्रधानमंत्री बनता है तो इसकी कुछ नीतियां होती है। कौन कौन सी नीतियां होती है, सबसे पहले कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में क्या करना, इटली का एकीकरण करना। दूसरा होता है इसका कि सैन्य और आर्थिक दृष्टि से सार्डिनिया पिडमांट को मजबूत बनाना, तभी तो हम इटली का एकीकरण कर सकेंगे। और उसी के साथ इस एकीकरण के मुद्दे को क्या बनाना, अंतरराष्ट्रीय। ये सारी चीजें अब आपको देखने को मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना। ये इसकी प्रमुख 3 नीतियां थी जो इसने करी पूरी। ठीक है, ये केवूर जो मुख्यतः किसका सहयोग चाहता था, ये मुख्यतः फ्रांस का सहयोग चाहता था। क्या चाहता था, उसका एक प्रमुख कथन था कि हम चाहें या न चाहें, लेकिन हमारे जो भाग्य का निर्माता है या इटली का जो भाग्य है वो किस पर निर्भर करता है, फ्रांस पर निर्भर करता है। देखिए, फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले जो क्रीमिया का युद्ध होता है 1854 में, जो किसके किसके बीच में होता है, ये होता है रूस प्लस तुर्की के। इसी तुर्की की सहायता कौन कौन कर रहा है, एक तो इंग्लैंड कर रहा है और कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। मुझे किसकी सहानुभूति चाहिए,
मुझे किसकी सहानुभूति चाहिए? मुझे सहानुभूति चाहिए फ्रांस की। इसलिए अब यहाँ पर सार्डिनिया पिडमांट यानी इटली भी घुस जाता है, केवूर भेजता है यहाँ पर। तो सार्डिनिया पिडमांट के 17,000 सैनिक तुर्की की सहायता के लिए भेजता है। अब इससे क्या होता है कि रूस तो पराजय होगा बेचारा, ठीक है, और विजित कौन हो जाता है? तुर्की हो जाता है। फिर होता है जब कोई भी युद्ध कंप्लीट होता है उसके बाद में होता है शांति सम्मेलन, ठीक है। इस शांति सम्मेलन में चूंकि केवूर ने 17,000 सैनिक भेजे थे, इसीलिए इसको क्या बना दिया जाता है? प्रतिनिधि चुना जाता है, सार्डिनिया का प्रतिनिधि चुना जाता है। और इसी पेरिस सम्मेलन में ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि किस सम्मेलन में उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था इटली को, तो इसी सम्मेलन में इटली के एकीकरण को क्या कर देता है? वह राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है, जो वह चाहता था, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, अब वो कथन में ला रही हूँ पूरा, इसको इतना पूछा, पूरी रामायण गाने के पीछे मेरा यही मतलब था कि हम इस कथन पे आए। क्या कहता है केटलबी? केटलबी कहता है कि क्रीमिया के कीचड़ से ही, बहुत ही फेमस कथन है, क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली रूपी कमल खिला है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, इसमें शब्द बदल देते हैं कभी कभी कि भाई क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली का जन्म हुआ या कमल खिला है, कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा बात सेम है। किसने कहा है? केटलबी, जो कि क्या है? इतिहासकार। क्यों कह रहा है ये? क्योंकि जैसे यहाँ पर 1854 में क्रीमिया का युद्ध होता है, किसके किसके बीच में होता है क्रीमिया का युद्ध? रूस और तुर्की के बीच में। यही एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए यहाँ पर सैनिक भेजता है, सहानुभूति प्राप्त करता है और उसे एक मुद्दा बनाता है, ठीक है। इसके बाद में बहुत ही फेमस कांड होता है आर्सिनी। आर्सिनी कांड क्यों कहा गया इसे आर्सिनी? ये जो आर्सिनी है ये होता है मेजिनी, जो हमने देखा था, मेजिनी का ये शिष्य होता है और ये भी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करता है, लेकिन थोड़ा प्रयास इसका क्या होता है? गलत साबित हो जाता है। ये आर्सेनी कांड होता है, तिथि याद रखेंगे 14 जनवरी 1858 को। ये क्या करता है कि सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास करता है इस कांड के तहत। अब ये नेपोलियन तृतीय कहाँ का राजा था? ये था फ्रांस का राजा। अब चूंकि अभी हमने देखा कि हमें फ्रांस की सहायता चाहिए, क्योंकि हम चाहे या न चाहे लेकिन इटली का भाग्य किस पर निर्भर करता है? फ्रांस पर। और अब ये हत्या का प्रयास कर रहा है, तो कैसे क्या चलेगा? अब इसमें कूटनीति बरतता है केवूर। क्या कहता है वो कि भाई आर्सेनी ने जो कुछ किया ये बहुत निंदनीय है ना, इस तरह से ही देना पड़ेगा जब हमारा स्वार्थ हो। तो मैं इसकी क्या करता हूँ? कड़े मुख से मैं इसकी क्या करता हूँ? निंदा करता हूँ। और इस तरह से अपने आप का पल्ला ये झाड़ देता है और मेजिनी से संबंधित संगठनों और समाचार पत्रों पर क्या कर देता है? प्रतिबंध लगा देता है। अब ये आर्सेनी कहाँ चला गया? जेल चला गया। अब ये भी जेल से पत्र लिखता है नेपोलियन को और बहुत ही भावुक पत्र लिखता है कि भाई इटली के एकीकरण में आप क्या करो? सहयोग करो। फिर आता है नया गेम। यहाँ पर गेम चेंज होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। प्लम्बियर्स समझौता होता है, पूछा जाता है ना, डेट पूछी जाती है किसके किसके बीच में हुआ था। तो अब जब हम फ्रांस की सहानुभूति चाह रहे हैं, फ्रांस का सहयोग चाह रहा है, तो फ्रांस से सही होगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे। कब होगा? 1858 में। किसके किसके बीच में होगा? तो ये होगा केवूर प्लस नेपोलियन तृतीय के बीच में। सीधा से बात है। क्या इसमें क्या क्या चीजें होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि जब मैं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करूं तो मुझे क्या चाहिएगी? सैन्य सहायता चाहिएगी। हाँ तो दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा बदले में? तो बदले में केवूर कहता है कि आपको क्या मिलेगा? नीस प्लस सेवाएं मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रिया का विजय मिलती है, अगर विजय हो या ना हो, आप हमें सैन्य सहायता दोगे तो मैं आपको नीस और सेवाएं तो दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऑस्ट्रिया की विजय मिलती है तो फिर मैं आपको क्या दूंगी? लोम्बार्डी। क्या दूंगा? लोम्बार्डी और वेनेसिया। चूंकि किसका प्रभुत्व है इस पर अभी? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। उसके बाद में क्या है? चौथा रखता है ये
कि पोम पायस नवम की अध्यक्षता में इटली के राज्यों का एक संघ बनाएगा, क्योंकि चूंकि बहुत नियंत्रण था और बहुत विश्वास करता था पोप पर, तो इसलिए उसको भी रखना पड़ा। उसके बाद में क्या कहता है कि सार्डिनिया की जो राजकुमारी का विवाह किससे किया जाएगा, नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम से किया जाएगा। ठीक है, यानी विवाह नीति भी यहाँ पर अपनाई। इस तरह से प्लम्बियर समझौता होता है। तारीख विशेष याद रखिएगा, 21 जुलाई 1858 को किसके बीच में होता है, केवूर और नेपोलियन तृतीय के बीच में। ठीक है, अब समझौता तो हो गया, अब आती है युद्ध की बारी। कब युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया प्लस सार्डिनिया का युद्ध होता है 1859 में। पहले समझौता करेंगे भाई, है ना, उसके बाद में फिर युद्ध करेंगे। युद्ध की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद में केवूर क्या कहता है, बहुत ही फेमस कथन पूछा जाता है कि संदर्भ में कहा था, तो ऑस्ट्रेलिया पर से युद्ध के संदर्भ में कहा था, क्या कहा था कि पासा फेंका जा चुका है। हम क्या कर रहे हैं, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, ऐसी ही घटनाओं को इतिहास सिखाता है। क्या सिखाता है कि जब तक थाली में रोटी न आ जाए तब तक खुश नहीं होना चाहिए कि पेट भरा जाएगा, है ना। ये मेरा कथन है, खुद बनाया है मैंने, है ना, ये मेरा खुद का कथन है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब तक, मैं कहती हूँ कि जब तक थाली रोटी में ना आ जाए, निवाला पेट में ना चला जाए, पेट ना भरा जाए, तब तक नहीं कहना चाहिए कि मेरा पेट भरा गया है। इसने बहुत ज्यादा आतुरता दिखाई। क्या कहा कि पासा फेंका जा चुका है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, हम ऑस्ट्रिया पर जीत रहे हैं, और यकीनन जीत भी गए थे। लेकिन बीच में नेपोलियन तृतीय आ जाता है और युद्ध उसके साथ क्या कर लेता है, ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लेता है, और वो संधि का नाम है विला फ्रेका की संधि। कब होती है, 11 जुलाई 1859। किसके बीच में होती है, तो ये संधि होती है ऑस्ट्रिया प्लस फ्रांस के बीच में। ये वो फूफा है जो बिना बुलाए आ गया, है ना, ये वो फूफा है जो बिना बुलाए आ गया और अपने हिसाब से पूरी शादी मैनेज कर रहा है ना, जबकि तैयारी में इसका कोई योगदान नहीं था। इसने क्या करा था, सिर्फ बुआ को भेज दिया था, यानी सेना को भेज दिया था। अब ये फूफा आके सारा काम बिगाड़ देगा। ये अपने हिसाब से क्या करेगा, संधि कर लेगा। चूंकि संधि किसके बीच में होनी थी, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में होनी थी, लेकिन संधि किसके बीच में हो रही, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। तो अब ये फूफा क्या कर देता है, फ्रांस से फूफा, है ना, क्या कर देता है कि लोम्बार्डी के प्रदेश पर सार्डिनिया का नियंत्रण स्वीकार कर लेता है, लेकिन वेनेशिया पर किसका नियंत्रण रखता है, ये ऑस्ट्रिया का। फ्रांस द्वारा स्वयं को युद्ध से अलग कर लेता है और ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रेंका की संधि कर देने से सार्डिनिया ने भी क्या कर दिया, युद्ध की विराम कर दिया। अब ये अकेला क्या करेगा बेचारा, तो इसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से 1859 में ऑस्ट्रिया के साथ ज्यूरिख संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से विला फ्रेंका की संधि को क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दी जाती है कि भाई जो संधि शर्तें हुई, चलो ठीक है, हम इसे मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में मध्य इटली का विलय की बात आती है कि मध्य इटली का विलय कैसे होता है। मध्य इटली के जो राज्य है उसका विलय कब होता है, 1860 की घटना है। इसमें क्या होता है, मध्य इटली में कौन कौन से राज्य है। सबसे पहले तो कि 1859 में इसकी पराजय हो जाती है ऑस्ट्रिया की, तो जो मध्य इटली के जो राज्य होते हैं ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जब ये स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, इसका फायदा कौन उठाता है, केवूर उठाता है, और यहाँ पर क्या करवाता है, जनमत संग्रह करवाता है। जनमत संग्रह क्या होता है कि भाई आप हमारे साथ रहना चाहते हो कि ऑस्ट्रिया के साथ जाना चाहते हो। जनमत संग्रह में क्या कहा जाता है कि हम सार्डिनिया के साथ रहेंगे, बात खत्म। अब ये सार्डिनिया के अंतर्गत आ जाता है। अब कहीं फ्रांस सेना लेकर हमारे ऊपर ना आ जाए, इसके लिए क्या करता है, फ्रांस को नीस वो सेवाएं देकर शांत कर देता है। अब ये चुप बैठेगा, है ना, और इस तरह से अब देखिए नीस और सेवाएं किसको दे दिए गए, फ्रांस को दे दिए। और फ्रांस को देने के बाद में गेरिबाल्डी क्या कहता है, गेरिबाल्डी कहता है कि केवूर ने मुझे, ध्यान रखिएगा बाद में ये बात आएगी कि क्यों इसने ऐसा कहा, मुझे मेरी ही
मातृभूमि में क्या बना दिया, विदेशी बना दिया, क्योंकि ये किधर मिल गए, ये फ्रांस में मिल गए। और चूंकि इसका जो एक क्षेत्र है, बताऊंगी मैं आपको, है ना, कौन सा है अगला, गेरिबाल्डी का ही योगदान आने वाला है। ठीक है, सिसिली और नेपल्स का विलय हो जाता है, इसीलिए जो इसका जन्म होता है पिडमांट के जो निज क्षेत्र में गेरिबाल्डी का क्या होता है, जन्म होता है। निज कहाँ चले जाता है, फ्रांस। इसीलिए ये कहता है कि केवूर ने मुझे मेरी मातृभूमि में विदेशी बना दिया। ठीक है, 6 जून 1861 को क्या होता है, केवूर की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारा काम कर चुका है ये, है ना, बहुत शांति से मरा। अब आगे आता है गेरिबाल्डी का योगदान, कि भाई अब गेरिबाल्डी कैसे इटली का एकीकरण करेगा। ये रहा हमारा अगला पॉइंट, गेरिबाल्डी। ठीक है, ऐसे एकीकरण नहीं होता है, देखिए कितनी मेहनत लग रही है। तो ऐसे सिलेक्शन भी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगला जो आता है हमारा गेरिबाल्डी का योगदान। सबसे पहले हम गेरिबाल्डी का जीवन परिचय देखेंगे। इसका जन्म होता है 1807 में। कहां पर होता है, अभी देखा, बताया मैंने आपको, नीश, पिडमांट के नीश क्षेत्र में होता है। ये क्या करता है, 1800 हमने देखा था ये ना, 1833 में एक नौसैनिक षड्यंत्र करता है मैजिनी के साथ मिलकर। नौसैनिक षड्यंत्र जो कि क्या रहता है, विफल हो जाता है। उसके बाद में मैजिनी हमने देखा था कहाँ चले जाता है, इंग्लैंड चले जाता है। मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि गेरिबाल्डी कहाँ गया था, तो गेरिबाल्डी चला जाता है दक्षिण अमेरिका। चुप बैठने वाला है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर उरुग्वे जो कि मोंटीवीडियो को अपना राजधानी बनाता है, ये राजधानी के केंद्र बनाता है मोंटीगियो को, और यहीं से इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करता है। क्या क्या प्रयास करता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है इसके द्वारा किया गया, वो देखेंगे अभी, है ना। तो गेरिबाल्डी क्या करता है, मोंटेडियो के नागरिकों को सबसे पहले पड़ोसी राज्यों की से सुरक्षा करता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है मोंटेविडियो का नायक, क्योंकि आसपास के जो मोंटेडियो के जो नागरिक होता है पड़ोसी राज्यों से वो उनकी रक्षा करता है। 14 वर्ष तक ये रहता है उरुग्वे यानी मोंटेगियो में, और फिर वापस लौट कर आता है 1848 में। फरवरी 1849 को मैजिनी के साथ में मिलकर रोम में गणतंत्र की स्थापना करता है। हमने देखा था, पोप पायस IX को हराता है, फिर फ्रांस की सेना भेज देता है, और पुनः ये कहाँ चला जाता है, दक्षिण अमेरिका चला जाता है दूसरी बार। ठीक है, फिर 1854 में गेरिबाल्डी पुनः कहाँ आता है, इटली आता है। 33 में गया, फिर कब आया, 48 में आया, फिर 48 में आया, फिर 49 में फिर इसने क्या करा, रोम गणतंत्र की स्थापना का प्रयास करा। फिर क्या होता है 54 में, और फिर वापस चले जाता है दक्षिण अमेरिका, फिर वापस 54 में इटली आता है ना। लेकिन कुछ समय बाद फ्रांस की सेना से पराजित हो जाता है, ये तो अभी हमने देखा। 1854 में फिर पुनः गेरिबाल्डी क्या आता है, इटली आता है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो गेरिबाल्डी है इसकी पत्नी का नाम है अनीता। ठीक है, अनीता। और ये गेरिबाल्डी जब इटली आता है तो इटली के समीप ही यहाँ पर केपीरा जो टापू है, यहाँ पर क्या करने लग जाता है, कृषि कार्य करने लग जाता है, कृषक बन जाता है। ठीक है, यहीं पर 1856 में इसकी मुलाकात होती है केवूर से। केवूर से भेंट के बाद में गेरिबाल्डी गणतंत्री विचारधारा के स्थान पर अब किसे अपना लेता है, हमने देखा था पहले। अब ये राजतंत्री विचारधारा का समर्थक बन जाता है। और गेरिबाल्डी, पूछा जाता है, गेरिबाल्डी एक रेड शर्ट आर्मी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे लाल कुर्ती दल की स्थापना करता है, और द थाउजेंड्स नामक संगठन की स्थापना भी करता है। एक तो रेड शर्ट और दूसरा आता है इसका द थाउजेंड्स। गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान क्या था, इसने क्या करा था, सिसिली व नेपल्स
को किस में मिलाया इसने? इटली में मिलाया था। 1860 में सिसिली की जनता को इसने अपने वहां के शासक के विरुद्ध कर दिया और गेरिबाल्डी को विद्रोह के नेतृत्व के लिए वहां पर आमंत्रित किया गया। गेरिबाल्डी जो अपने थाउजेंड्स का सेना का जो गठन करता है, एक 1100 सैनिकों के साथ वहां जाता है और जून 1860 में क्या करता है? सिसिली पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब इसका सिसिली पर अधिकार हो जाता है राजा के विरुद्ध विद्रोह करके गेरिबाल्डी को आमंत्रित करने के बाद में। उसके बाद में नेपल्स व सिसिली दोनों को ही गेरिबाल्डी 1860 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप देता है। सिसिली और नेपल्स दोनों जगह ये सेम प्रोसेस अपनाता है और 1860 में किसको सौंप देता है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। जब सम्राट उसे पुरस्कार देना चाहता है तो क्या कहता है कि मुझे देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? स्वतंत्र इटली क्या रहे? अमर रहे। पूछा जाता है ये कि स्वतंत्र इटली अमर रहे, ये नारा किसने दिया था? तो यह नारा किसका है? ये सारी चीजें गेरिबाल्डी की ही है। ठीक है, 1 मार्च 1861 में सार्डिनिया, पिडमांट व अन्य राज्यों का नाम क्या रखा जाता है? सबको मिलाकर क्या कर दिया जाता है? इटली कर दिया जाता है। इसने एक बहुत ही फेमस अभियान चलाया था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है रोम अथवा मृत्यु। या तो मुझे रोम दे दो या फिर मुझे मृत्यु दे दो। और इसी तरीके से इसका अंतिम सफर जो रहता है वो रहता है 2 जून 1882 को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी हमारा एक और कैरेक्टर यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमने हमारा काम कर दिया है इसने नेपल्स और सिसिली को भी मिलाकर। और इटली के एकीकरण का जो लास्ट कैरेक्टर है वो है हमारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और फिर इटली क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा स्वतंत्र इटली अमर रहे। जय हिंद। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में इटली का एकीकरण। विक्टर इमैनुअल द्वितीय प्लस इटली का एकीकरण। ठीक है, इसके नेतृत्व में सबसे प्रमुख चीज होती है वेनेशिया व रोम का विलय करता है ये, प्लस रोम का विलय कैसे करता है ये? वेनेशिया की प्राप्ति से 1866 में होती है, जब ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य सेडोवा का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि इटली ने प्रशा का सहयोग किया था। चूंकि इटली प्रशा का सहयोग कर रहा है तो फिर जो बाद में जब युद्ध जीता जाता है तो बकायदा प्रशा क्या करेगा? इटली के फेवर में सारी चीजें करेगा। इसीलिए इसने क्या करा था कि 1866 में कास्टोज युद्ध में इटली की सेनाएं ऑस्ट्रिया से पराजित हुई, लेकिन प्रशा ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित करा और ऑस्ट्रिया को प्रशा के साथ क्या करनी पड़ी? प्राग की संधि करी। और इसी प्राग की संधि के द्वारा जो वेनेशिया का प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर किसे दे दिया गया? इटली को। तो ध्यान रखिएगा, कब हुई प्राग की संधि? 1866 में हुई। और यही प्राग की संधि विक्टर इमैनुअल द्वितीय के लिए वरदान साबित हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वेनेशिया है ये किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया का। तो ये वेनेशिया ऑस्ट्रिया से लेकर प्रशा ने किसे दे दिया? इटली को दे दिया। क्यों? क्योंकि इटली ने इसका सहयोग किया था। ठीक है, उसके बाद में होता है अगला विलय हमारा रोम का। रोम का विलय होता है 1870 में। कैसे होता है? रोम में चूंकि हमने देखा था पोप पायस नवम की सेना, पोप पायस नवम का संघीय राजतंत्र था। अब इसकी रक्षा के लिए हमने देखा था फ्रांस की सेना बार बार आ रही थी और वहां पर नियुक्त कर दी गई। जब 1870 में प्रशा और फ्रांस के मध्य भी सेडान का युद्ध होता है। ध्यान रखिए, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में होता है सेडोवा का युद्ध और 1870 में फ्रांस प्लस प्रशा के बीच में कौन सा युद्ध होता है? सेडान का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि सेडान के युद्ध में फ्रांस को रोमन में नियुक्त अपनी सेनाओं को बुलाना पड़ा। पीछे से विक्टर इमैनुअल ने क्या करा? अब युद्ध किसके बीच में हो रहा है? फ्रांस और प्रशा के बीच में। अब युद्ध हो रहा है तो फ्रांस को अपनी सेना कहां से बुलानी पड़ी? रोम से बुलानी पड़ी, चूंकि यहाँ नियुक्त करी थी। अब इसका फायदा कौन उठाता है? विक्टर इमैनुअल उठाता है। और वो क्या करता है? 20 सितंबर 1870 को रोम पर अधिकार कर लेता है।
और इस तरह से रोम और वेनेशिया का अधिकार इटली पर हो जाता है। फिर 1870 में रोम के मिल जाने के बाद इटली का एकीकरण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और इस अवसर पर विक्टर इम्यूनल द्वितीय क्या कहता है, अब हम रोम आ पहुंचे हैं और क्या करेंगे, अब हम रोम आ पहुंचे हैं और अब हम यहीं रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कितनी बड़ी बात है, कितनी मेहनत लगी हमें भी एकीकरण में, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। मेरेट कहता है कि मेजिनी ने क्या करा था, आत्मा बनकर, केवूर ने मस्तिष्क बनकर, गेरिबाल्डी ने तलवार बनकर, विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर क्या करा, इटली का एकीकरण। ध्यान रखिएगा, कौन कह रहा है, ये मेरियट कह रहा है। शॉर्ट में देखते हैं, मेजिनी को क्या कह रहा है, आत्मा, ठीक है। उसके बाद में केवूर को क्या कह रहा है, दिमाग चलाया था इसने, तो मस्तिष्क। उसके बाद में गेरिबाल्डी को क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं। ध्यान रखिएगा गेरिबाल्डी को, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, तलवार। और इम्यूनल को क्या कहते हैं, शरीर। तो किसी एक ने इटली का एकीकरण नहीं करा है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि किसी एक ने यहाँ पर इटली का एकीकरण नहीं करा है, इन चारों ने मिलकर करा है, ठीक है। इसके बाद में 1871 में इटली में क्या होता है, लॉ ऑफ पोपेल गारंटीज नामक कानून पारित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा, लॉ ऑफ पेपल गारंटीज, क्या था ये कानून था। इसी कानून के आधार पर पोप को वेटिकन सिटी का स्वतंत्र शासक मान लिया गया और वेटिकन क्षेत्र में इटली का कोई कानून लागू न होने की बात भी कही गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने इटली को एक कर दिया। एकीकरण की सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब कुछ चीजें पूछी जाती है, उसको देखेंगे, जिसमें सार्डिनिया का शासक पूछा जाता है तो विक्टर इमैनुअल है, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस जोसेफ था, फ्रांस का नेपोलियन तृतीय था, ये देखा था हमने। प्रशा का रह गया था, तो ध्यान रखिएगा जो प्रशा का शासक था वो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, आया था वगैरह। उसके बाद में रूस रह गया था, रूस का है अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। इस तरह से ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इटली का एकीकरण करते हैं। तो ऐसे ही आपको जर्मनी का अगर एकीकरण करना है तो जल्दी से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन, और हमारे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू ज्वाइन करिएगा, देखते रहिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है। तो ये हमारा चैनल है। उसके बाद में कुछ भी क्वेरी हो आपको फीस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, सारी बातें बता दी जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास को देखा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा और आप यहाँ तक पहुंचे होंगे, यानी आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपको इस परीक्षा में सफलता मिलेगी। जय श्री गणेश।